लाइव हो चुके हैं, लाइव दिखे लेट हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय की चर्चा करने जो कि इस समय भारत की राजनीति में काफी ज्यादा स्थान ले चुका है। स्थान किस बात का है कि क्या केजरीवाल होंगे गिरफ्तार। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हाल ही में इनकी पॉलिटिकल पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के कई नेता ऑलरेडी जेल में हैं, जिनमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के नाम प्रमुख हैं। लेकिन इसी बीच में शराब घोटाले के बाद एक और नया घोटाला निकलकर बाहर आता है, जिसका नाम मोहल्ला क्लिनिक घोटाला है। तो सवाल यह है कि मोहल्ला क्लिनिक घोटाला क्या है और केजरीवाल के गिरफ्तार होने के चांसेस क्या हैं, गिरफ्तार क्यों होंगे, चांसेस की चर्चा क्यों कर रहे हैं, आज के सेशन में चर्चा की जाएगी। आज का सेशन केजरीवाल जी के लिए पूरी तरह समर्पित है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें देखकर भारत की राजनीति में लोगों का राजनीति पर ट्रस्ट बिल्ट हुआ था और बिल्ट होते होते ये पुख्ता हो गया कि शायद राजनेता ऐसे ही होते हैं। शुरुआत में कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, कि जाने क्या हो गया देखते देखते। संभवतः वो जो गाना बना है वो इन्हीं के ऊपर बना है। आज के सेशन में पूरा विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आपके सामने दिल्ली शराब घोटाला हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आप चाहें तो हमारे एक और चैनल अपनी पाठशाला पर आज से 10 महीने पहले जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आज भी वीडियो पड़ा है कि दिल्ली शराब घोटाला आफ्टर ऑल था क्या, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार के द्वारा शराब नीति बना करके कई करोड़ों का पैसा इधर से उधर किया गया और वो पैसा किस तरह से चुनावों के अंदर उपयोग में लगा, इसकी मतलब इनके ऊपर आरोप लगे। और चूंकि उनकी अब तक कोई भी स्पष्टीकरण उनके द्वारा नहीं बना है, इसलिए जो जिम्मेदार थे वो फिलहाल जेल में हैं। इसी बीच में एक मोहल्ला क्लिनिक का मामला और निकलकर बाहर आ गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में जो शासन कर रही है, पंजाब भी जिनके शासन में है, उनके द्वारा दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी क्लिनिक चलाई जाती हैं। आम आदमी क्लिनिक से मतलब है कि गली मोहल्ले के अंदर डॉक्टर्स को बिठाया हुआ है, वहां जाकर पेशेंट्स निःशुल्क जाकर चिकित्सा लाभ ले सकता है, निःशुल्क टेस्ट करा सकता है और निःशुल्क टेस्ट करा के लाभ ले सकता है। इसे आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक नाम दिया गया है। इसके चलते और अपनी स्कूली शिक्षा के चलते आम आदमी पार्टी हर जगह चुनावी मैनिफेस्टो में यही दिखाती है कि अगर हम आए तो दिल्ली जैसे स्कूल और दिल्ली जैसे अस्पताल बनाएंगे। तो उसी क्लिनिक के ऊपर फिलहाल सवाल उठ गए हैं। इसी के साथ साथ तीसरी खबर यह बनकर आई कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा केजरीवाल साहब को बार बार बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए कि सर आइए और आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, क्योंकि आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आप भी किसी प्रकार के करप्शन में लिप्त थे, तो आपसे पूछताछ कर ली जाए। लेकिन केजरीवाल जी हैं कि 3 बार बीतने के बाद भी अब तक नहीं पहुंचे हैं समन के बावजूद। तो बड़ा सवाल बना कि जब बार बार कोई जांच एजेंसी बुलाए और आप ना जाएं तो क्या ऐसी स्थिति में गिरफ्तार हो सकते हैं क्या? तो इसीलिए यह बड़ा सवाल बनता है कि क्या ईडी के समन पर ना जाकर केजरीवाल साहब कुछ इलीगल कर रहे हैं, कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके चलते एजेंसीज को एक्शन लेते हुए इन्हें गिरफ्तार करने की नौबत आ जाए। ये बड़े सवाल हैं और यही कारण है कि दिल्ली में मुख्य अपोजिशन की भूमिका में बैठी बीजेपी इनसे इसी प्रकार के सवाल पूछ रही है कि आप इस तरह की जांच एजेंसीज को पहले कोट किया करते थे कि इन्हें जांच करनी चाहिए, अब जब जांच कर रही हैं तो आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये 2 नेता हैं फिलहाल में काफी ज्यादा परिचित हैं, एक का नाम संजय सिंह है और एक का नाम मनीष सिसोदिया है। आप दोनों शराब घोटाले के अंदर जेल में हैं। अच्छा, फिलहाल मामला दिल्ली की अदालत से होते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह घूमने के बावजूद भी इन्हें किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं दिलवा पाया है। रिलीफ ना मिलने पर न्यायपालिका के ऊपर जो केजरीवाल जी के प्रश्न हुआ करते थे, संभवतः अब वो क्लियर भी होते होंगे कि न्याय मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी मोहल्ला क्लिनिक पर क्या मामला है अब वो समझ लेते हैं। असल मायने में मोहल्ला क्लिनिक को समझने से पूर्व थोड़ा सा इतिहास भी इसका जान ले तो बेहतर होगा। 2016 में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली के अंदर जनता के लिए अस्पताल खोले गए, 3 लेवल पर अस्पताल खोले गए। ब्रीफ राइटअप है ये आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के द्वारा 3 लेवल पर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी जिसके अंदर की केवल हेल्थ केयर के लिए क्लिनिक थी, उसके ऊपर एक मल्टी स्पेशलिटी पॉलीक्लिनिक थी, उसके ऊपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल था और उसके ऊपर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था। कुछ इस प्रकार से दिल्ली के अंदर अस्पताल खोले गए। लगभग 7,000 के आसपास की संख्या में थे। 2016 की ये न्यूज कटिंग आप देख रहे हैं, जिसमें पहली बार
दिल्ली में 2 दिसंबर 16 के अंदर सीएम के द्वारा पहली मोहल्ला क्लिनिक इनॉग्रेट की गई थी। एट प्रेजेंट 533 मोहल्ला क्लिनिक फंक्शनल हैं। 533 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर चल रही हैं, जहां पर एक डॉक्टर बैठता है, एक उसका सहायक बैठता है, साथ ही साथ एक फार्मासिस्ट और साथ में एक मल्टीटास्किंग वर्क करने वाला व्यक्ति बैठता है, जिसका काम होता है सफाई और जनरल मेंटेनेंस की देखभाल करना। इस प्रकार से 4 लोगों का स्टाफ इन 533 मोहल्ला क्लिनिकों में बैठता हुआ पाया जाता है। मैं इसके बारे में बताऊं, लेकिन आपको यहां पर एक छोटी सी चीज पहले ही समझ लेनी चाहिए, ताकि जो घोटाला शब्द है जिसके ऊपर जांच की जा रही है वो समझ में आ सके। जैसा मैंने अभी हाल कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में दिखाना एकदम फ्री है, जांच एकदम फ्री है और दवा एकदम फ्री है। जब तीनों चीज फ्री हैं तो फिर घोटाला कैसे हो सकता है? आपके मन में यह बेसिक प्रश्न बनना चाहिए। मैंने आपसे कहा चेकअप फ्री है, दवाई फ्री है और टेस्ट फ्री है, तो फिर घोटाला कैसा? आम आदमी को तो राहत मिल गई ना। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब इस राहत के लिए सरकार क्या फ्री में यह काम कर रही है क्या? आंसर है नहीं। क्यों साहब? क्योंकि सरकार हर साल इस क्लिनिक के लिए बजट निकालती है। बजट कितना निकलता है? मैं एक आंकड़ा आपके सामने 2022-23 का कोट करता हूं। 2022-23 में इन 533 मोहल्ला क्लिनिकों के लिए 475 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का बजट हर एक मोहल्ला क्लिनिक के लिए साल के हिसाब से एलोकेट हुआ था। दैट मींस 1 करोड़ रुपया सरकार ने अपने अकाउंट से निकाल लिया क्लिनिक को चलाने के लिए। अब बड़ा सवाल है, ऑब्वियस सी बात है, 4 डॉक्टर बैठे हैं तो 4 डॉक्टरों को 4 कर्मचारी बैठे हैं, उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तनख्वाह के साथ साथ जांच करने वाली एजेंसी यानी लेबोरेटरी को टेस्टिंग का पैसा देना पड़ेगा, और दवाई कोई मुफ्त में थोड़े ही आती है, दवाई भी खरीदनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। यानी कि एक प्रकार से आपके पास 3 तरह के मॉडल यहां पर हो गए। एक हो गया डॉक्टर, एक हो गया जांच करने वाली एजेंसी और तीसरी हो गई दवा। सबसे ज्यादा जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं, अब पर क्लिनिक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट बजट निकल कर आता है। इनमें से डॉक्टर को तनख्वाह दे दी गई, जांच करने वाली संस्था को जांच का पैसा दे दिया गया। ठीक है साहब। जांच लेबोरेटरी में होगी जो कहीं और है। तीसरा दवा है। दवा के लिए आपको किसी कंपनी से दवा खरीदनी होगी। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट समझिएगा, जिस दवा कंपनी से दवा खरीदनी है उसके बारे में भी आपको जानकारी ये हो कि ये जो दवा है हाल ही में सुर्खियों में है। अब कैसे सुर्खियों में है, आइए हम बताते हैं। अपने फेक टेस्ट और फेक पेशेंट के कारण मोहल्ला क्लिनिक इस समय सुर्खी में है। दोबारा समझिएगा, आपको पेशेंट फ्री में देखने हैं, लेकिन क्लिनिक के नाम पर पैसा कब मिलेगा? जब आपके डॉक्टर जांच कर रहे होंगे और जांच लैब में और दवा खरीदी जा रही होगी। ऐसी स्थिति में अभी जानकारी क्या निकल कर आती है कि मोहल्ला क्लिनिक में जांच भी फर्जी हो रही थी और पेशेंट भी फर्जी थे। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। 24 दिसंबर के दिन एक खबर प्रकाशित होती है। लिखा गया, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल ड्रग क्वालिटी रो, यानी दिल्ली के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी दवा को लेकर के कुछ मसला फैला। क्या हुआ? विजिलेंस डिपार्टमेंट ने सफाई मांगी। किस चीज को लेकर के? इनकी दवा क्वालिटी को लेकर के, जिसके चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के द्वारा सीबीआई जांच की मांग कर ली गई कि सीबीआई को जांच करना चाहिए कि यहां पर जो दवाएं दी जा रही हैं वो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, वो दवाएं अपनी टेस्टिंग में फेल कर गई हैं। ऐसी स्थिति में यू आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट ऑल सच ड्रग्स विच हैव फेल्ड दी prescribed norms should be immediately qualified and seized as per the due process of law on a war footing. Secondly, you are requested to ensure the following, that no further payment is made to such companies. Important point पकड़िएगा, दवाएं जो दी जा रही थी वो अपना सैंपल फेल कर गई। आम आदमी पार्टी की सफाई आई कि दवाइयां तो सैंपल फेल कर ही जाती हैं कभी कभार। ठीक बात है। ऐसी स्थिति में क्या उन कंपनियों के पेमेंट रोके गए जिनसे दवा खरीदी गई थी? That all the failed drug may be immediately identified and should be removed from the stocks
of all the hospitals where such drugs have been supplied so as to ensure that the general public are not administered but not such standard quality drugs। मतलब ये हुआ कि जिन जिन अस्पतालों में ये दवाइयां रखी गई थी क्या वहां से ये दवाइयां हटा दी गई हैं। और मैं ऑल्सो क्लैरिफाई सिंस व्हेन दीज ड्रग्स आर बीइंग प्रोक्योर्ड एंड सप्लाइड, और ये भी चेक करना है कि ये खरीदी कब गई थी और इनकी सप्लाई कब हुई थी। यानी एक प्रकार से जो दवाइयां टेस्टिंग में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने चेक करी उससे ये बड़ा प्रश्न उठा कि ये किस कंपनी से खरीदी गई, क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स नहीं है। जनता को मुफ्त में बांटी जा रही हैं, इसका मतलब जनता तो उनका एंड गोल हुआ, लेकिन कंपनी को तो सरकार पेमेंट कर ही रही है। और असल मायने में जो घोटाले होते हैं वो इसी प्रकार की कंपनियों के पेमेंट में होते हैं। जब भी चाहे शराब घोटाले का मामला हो चाहे दवा घोटाले का मामला हो, सरकार अपने लेवल से जब इन कंपनियों को पेमेंट करती हैं तो कंपनी अपने हिस्से में से, अपने लाभ में से पॉलिटिकल चंदे के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से राजनीतिक पार्टी को उसका हिस्सा पहुंचा देती है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ करप्शन। जब भी कोई कंपनी किसी प्रकार से सरकारी सहायता से चल रही होती है, सरकारी ठेके पे चल रही होती है, सरकार से फायदा लेकर चल रही होती है, तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एंगल जो वहां निकलता है वो ये है कि सरकार ने अपने लेवल पर उस कंपनी को किसी प्रकार की सहायता दी होगी या उससे कुछ खरीदा होगा, उसके बताए दामों पर खरीदा होगा। माना कि प्रोडक्ट बहुत गंदी क्वालिटी का है, लेकिन जो पेमेंट उसको पहुंचा वो जाएगा वहां से अपने लाभ में से राजनीतिक चंदा बढ़िया तरीके से सरकारी पार्टी के खजाने में जमा कराएगा। इस प्रकार से घूमकर पैसा सर्कुलेशन में वापस उस सरकारी सिस्टम के पास आ जाता है। ऐसा ही भ्रष्टाचार का मॉडस ऑपरेंडी इन दिनों चर्चा में है। ठीक है साहब, मोहल्ला क्लिनिक की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली गए हैं तो पहचानते होंगे, नहीं पहचानते तो फिलहाल के लिए इन तस्वीरों को देखकर मोहल्ला क्लिनिक को समझ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा साथ ही साथ इस लेटर में इस बात का स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि टिल नाउ इन कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स के साथ जो पेमेंट हैं वो कितने पेंडिंग हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सीबीआई जब जांच होगी तो वे इन कंपनीज के पेमेंट्स की ही जांच होगी और यह भी चेक किया जाएगा कि इनके पता होने के 48 घंटे के बाद कितने एक्शंस इनके ऊपर लिए गए। खैर चलिए, मोहल्ला क्लिनिक की दवाओं के ऊपर बड़ा लफड़ा फैला और जब जानकारी में पता चला कि 10% से अधिक सैंपल फेल मार गए हैं, इसका मतलब दवाएं दी तो जा रही थी लेकिन इंसानों को इंसान समझकर नहीं दी जा रही थी। चूंकि केंद्र के मतलब दिल्ली के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपोजिशन में है। बीजेपी चूंकि यहां पर सब तरफ से शासन होते हुए भी दिल्ली में शासन उनके पास नहीं है, तो हमलावर स्थिति में हमेशा मौका पाते ही हो जाती है। तो दिल्ली के अंदर ये लोग अपना मौका पाते ही चालू हो गए। इसी के साथ साथ दिल्ली के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर एक और जानकारी निकल कर आई, और वो क्या थी? यहां पर टेस्ट फर्जी हो रहे थे और यहां पर पेशेंट भी घोस्ट पेशेंट थे, यानी कि कोई पेशेंट था ही नहीं, उसके नाम का फर्जी एंट्री हो रखा था। यह जानकारी कैसे हुई? 4 जनवरी 2024 की यहां पर आप कटिंग देखते हैं कि बीजेपी कम डाउन हैविली ऑन आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट फॉर एलिज्ड स्कैम इन मोहल्ला क्लिनिक। यहां पर सुधांशु त्रिवेदी जी बाहर निकल कर आते हैं और सुधांशु त्रिवेदी जी बाहर आकर के कहते हैं कि यार अल्टीमेटली ये कैसे संभव है कि एक क्लिनिक के अंदर जहां सीसीटीवी लगे हुए हैं 500 पेशेंट की फुटेज कहां है? मतलब ऐसा क्यों पूछा गया? असल मायने में हुआ क्या, कुछ इस प्रकार का इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी हुआ जिसमें यह पता चला कि दिल्ली के 7 ऐसे क्षेत्रों की मोहल्ला क्लिनिक को जब चेक किया गया तो उनमें से 8,251 मामले ऐसे निकल कर आए जहां पर मोबाइल नंबर की जगह खाली छोड़ दी गई थी। 3,092 नंबर ऐसे निकल कर आए जिस पर एक कॉमन नंबर लिखा हुआ था, सब जगह 999 का अंक लिखा हुआ था। इसी के साथ साथ यहां पर ये जो रजिस्टर एंट्री है जिसे आप यहां पर देखें तो आपको एक ही नंबर कई नामों के आगे कॉमन रूप से लिखा हुआ पाता है। ऐसे ही एक और पेज देखें, एक ही फोन नंबर कई नामों के आगे लिखा हुआ पाता है। बड़ा सवाल बनता है कि जब आदमी को फ्री में ट्रीटमेंट मिल रहा है तो फोन नंबर लिखने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सही है, लेकिन आदमी के साथ में जो टेस्ट लिखे जाएंगे, जिस तरह की जांच यहां पर उस पेशेंट को लिखी जाएगी, वो व्यक्ति सही है या नहीं, इसको पहचानेंगे कैसे? अगर ये चीज सही है फिर तो सहारा स्कैम भी सही ही था, क्योंकि सहारा में सुब्रतो राय सहारा भी तो ऐसे ही कर रहे थे। उन्होंने लोगों से पैसे लिए लेकिन ये एंट्री करना भूल गए कि ये पैसे किसके हैं। अब इसी बात पर तो संदेह उठा था कि इनके पास आदमी का नाम तो है लेकिन उसका पहचान नहीं है,
संभवतया कहीं ये फर्जी तो नहीं है। और यहीं से सहारा का घोटाला बाहर निकला था। दिल्ली की आम आदमी क्लिनिक में हो रही टेस्टिंग को लेकर के भी यही सवाल उठे कि भाई जब आदमी के नंबर सेम हैं, इतने सारे लोगों के पास में डिटेल नहीं है। और इंटरेस्टिंगली जो चीज निकल कर आई वो ये है कि यहां पर 400 एंट्री ऐसी थी जिनमें 1 से लेके 5 के अंक के बीच में नाम शामिल हो रहे थे। इतना ही नहीं, यहां पर जो प्रयोगशालाएं टेस्टिंग करती हैं उनके नाम थे एजिलस डायग्नोस्टिक लिमिटेड और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। यहां पर यह चीज भी जानकारी में बाहर निकलकर आई कि जनवरी से जून 2023 के बीच में जिन जांचों को किया गया उसमें पैथोलॉजी भी फेक की जा रही थी, रेडियोलॉजी का जो टेस्ट था वो भी फेक किया जा रहा था, और जो पेमेंट किया जा रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल्स या लैब्स को वो मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से किया जा रहा था। जनता को लगता है कि उसे यह चीज फ्री में मिली है, लेकिन सरकार ने उसको अपना चेहरा बनाकर उसके हिस्से का पैसा लैब को दे दिया है। अब आप हॉस्पिटल गए ही नहीं चेक कराने, आपके नाम का पैसा सरकार ने विड्रॉ करके कंपनी को दे दिया है। कंपनी जिसके पास ये पैसा पहुंचा है उस पैसे को, चूंकि वो फेक आदमी का पैसा है, जो आदमी था ही नहीं, जिसने जांच कराई ही नहीं, वो उस पैसे का अब किस प्रकार से सरकार के प्रति अपनी वफादारी सिद्ध करे, तो वो उस पैसे को घुमाकर कैसे सरकार तक वापस पहुंचाए, अब ये उसकी जिम्मेदारी होती है। यही तो कारण है कि इस विषय की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है वीके सक्सेना जी के द्वारा, और सुना जा रहा है कि परमिशन इस विषय पर भी मिल गई है। यही कारण है कि बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी बाहर निकलकर आते हैं, सवाल पूछते हैं कि भाई मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 500 मरीजों को देखा जा रहा था। 500 मरीजों को सुबह 9 से 1 बजे के बीच में देखा जा रहा है। 9 से 1 के बीच में 4 घंटे में 500 मरीज अगर देखने की रेट निकल कर आए तो 4 घंटे की 240 मिनट में 500 मरीज, यानी कि आधे मिनट में 1 मरीज। जितना देर में भक्त मंदिर के अंदर लाइन की खड़े होकर भगवान को नहीं देख पाता, इतनी देर में दिल्ली के अंदर दिल्ली के डॉक्टर्स जांच करके मोहल्ला क्लिनिक में 500 मरीजों को निकाल दे रहे हैं। यानी डॉक्टर मरीज को देख भी रहा है, पर्ची भी लिख रहा है, डायग्नोसिस भी कर रहा है और मरीज वहां से चला भी जा रहा है। 4 घंटे के नियत समय में 523 मरीजों को देखने की अद्भुत कला दिल्ली में ही पाई जा सकती है, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी जी के द्वारा अपने बयान में कहा गया। और कहा गया कि यह सीधा सीधा जनता के नाम पर पैसा कमाने का तरीका यानी भ्रष्टाचार का तरीका हो सकता है। यही कारण है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा सीबीआई जांच के लिए इस विषय पर कह दिया गया है, यानी कि अब यह विषय भी जांच का विषय दिल्ली के अंदर बनने वाला है। इसी बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ से 5 तारीख के दिन आतिशी जी बाहर आती हैं और कहती हैं कि 7 करोड़ से अधिक ओपीडी मोहल्ला क्लिनिक आज तक हो चुकी हैं, लोगों को देखा जा चुका है। यहां पर जितना बड़ा नंबर ये कोट कर रही हैं, लोगों के सवाल भी उतने ही बड़े होते चले जाएंगे कि वो सभी सही थे या नहीं थे। इनका कहना है कि 2.25 करोड़ लोग इस साल में देखे जा चुके हैं। केजरीवाल सरकार का मॉडल बहुत बढ़िया है, यहां एमबीबीएस डॉक्टर फ्री में कंसल्टेशन देते हैं, सारी दवाइयां फ्री हैं और टेस्ट फ्री है। बात तो सही है मैडम, लेकिन जो टैक्स से पैसा जनता सरकार को जमा कराती है, बजट के माध्यम से सरकार उस पैसे को इन्हीं मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर विड्रॉ करती है, उस पैसे को कौन बताएगा? क्योंकि अल्टीमेटली ये फ्री तब है जब जनता का 475 करोड़ रुपया आपने बजट में इस नाम पर लास्ट ईयर निकाल लिया था। ऑलमोस्ट इसी तरह अगर आप 7 साल की बात करती हैं तो अब तक आप 3000 करोड़ से ऊपर का धन इस नाम पर निकाल चुकी हैं, यानी कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर निकाल चुकी हैं। अब कितने पेशेंट सही, कितने पेशेंट गलत, ये तो सीबीआई जांच करके बताएगी। लेकिन अपने आप में राजनीति के लिए यह कहना कि यहां पर बीजेपी फेल हो रही है अपने राज्यों में, इस कारण से उनके लोग भी यहां आकर चेक करा रहे हैं, यह राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो हो सकता है, लेकिन यह गाढ़ी कमाई का पैसा आप और हम जैसे लोगों का पैसा है, जिनका टैक्स जनता ने चुकाया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से और सरकारों तक पहुंचा और वही जनता को दिया। लेकिन क्या वो सही मायने में जनता तक पहुंचा, ये बड़ा प्रश्न अब बनकर निकल रहा है। हालांकि इस विषय पर ये अपनी तरह से सफाई देते हुए सामने आई, कहने लगे कि आम आदमी पार्टी की जो क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है, ये बहुत ही अल्टीमेट मॉडल रहा है। यूएन के 2 पूर्व महासचिवों ने इसकी तारीफ की है, जिसमें कोफी अन्नान और बान की मून का नाम शामिल है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी तारीफ हुई है। निश्चित ही अगर ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में, यानी जैसा कहा गया है वैसा करने में अगर सफल होती है तो ये निश्चित ही अच्छा प्रयोग और अच्छा कार्य माना जाएगा। लेकिन अगर जांच होती है और अगर ये सच है कि इनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य भ्रष्टाचार से युक्त नहीं है, तो अंत में तप करके सोना और खूबसूरत गहना बनकर निकलता है। निश्चित ही अगर मोहल्ला क्लिनिक भी जांच से बाहर निकलकर और साफ होकर बाहर आती है तो वो दुनिया में और ज्यादा प्रसिद्धि पाएगी। तो ऐसी स्थिति में तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जांच को आंच की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। खैर, हमने डायलॉग मारा, बैठा नहीं। फिलहाल के लिए आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से अपने तरह के बयान दे रहे हैं। अब आते हैं केजरीवाल जी के ऊपर। केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा समन किया गया है, बुलाया गया है। किस बात के लिए कि साहब आप भी आइए, आपके दो नेताओं ने शराब घोटाले में जिस प्रकार से नाम की लिप्तता पाई गई है, नाम आपका भी आ रहा है कि टॉप अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी, आपको बुला रहे हैं जांच के लिए, कृपया करके पधारिए। केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा पहला समन पिछले साल 7 अक्टूबर को जारी किया गया था, जिसमें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था, और दूसरा समन का मतलब होता है बुलावा, 18 दिसंबर 23 को भेजा गया, जिसमें उन्हें 21 दिसंबर 2023 को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया। तीसरे समन में उन्हें बुधवार को पेश होने के लिए कहा गया। तीसरे समन में भी सीएम साहब नहीं पहुंचे और इन्होंने कहा कि अभी मैं विपासना के लिए ध्यान लगाने के लिए जा रहा हूं, बाद में बात करेंगे। यानी कि ईडी के बुलावे पर सीएम साहब नहीं पहुंचे। केजरीवाल को समन भेजा क्यों था? इसलिए भेजा था क्योंकि जो चार्जशीट ईडी ने तैयार की है उसमें अरविंद केजरीवाल के नाम का भी जिक्र हो रहा है। आरोप पत्र के अंदर अदालत में जो बताया गया है वो ये है कि दिल्ली आबकारी नीति जो 21-22 में बनी थी, उसमें शीर्ष नेताओं के द्वारा उसको बनाया गया था, जिसमें अवैध धन जमा करके उसे अपने पास लाया जा सके। ईडी ने दावा किया कि यह नीति अवैध और आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए जानबूझकर कमियों के साथ बनाई गई थी। अब सवाल बना, ऐसा क्या हुआ था? असल में हाल इस पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्ट रूप में आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली में जहां पुरानी शराब नीति के तहत एक बोतल 750 ml की 530 रुपए की हुआ करती थी, उसे 560 रुपए की कर दिया गया। क्या यह घोटाला था? नहीं साहब, बात यह थी कि यहां पर कारोबारी का मुनाफा जहां पहले 33 रुपए हुआ करता था, नई शराब नीति में कारोबारी का मुनाफा 363 रुपए कर दिया गया। अब यह बड़ा सवाल बना। बड़ा सवाल कैसे बना, अब मैं उसको आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। पहले जो शराब बेचते थे उससे सरकार को 329 रुपए का फायदा होता था। इसका मतलब समझिए, शराब बिक रही है, टैक्सेशन है, टैक्सेशन से सरकार को मुनाफा हो रहा है और उस पैसे से सरकार विकास के कार्य करा रही है। एक ऐसी नीति आती है जिसमें सरकार खुद का मुनाफा बहुत मिनिमम कर लेती है और जो कारोबारी है उसका मुनाफा बढ़ा देती है। कारोबारी का मुनाफा अगर बढ़ रहा है तो बड़ा सवाल यह है कि सरकार ऐसी नीति लाएगी क्यों जिससे कारोबारी का मुनाफा बढ़े? तो फिर यहीं से भ्रष्टाचार की बू आने लगती है। कैसे? कि भाई साहब, कारोबारी को जो पैसा जाएगा, कारोबारी कौन सा? जिसने शराब बनाई है। शराब बनाने वाले ने जो पैसा मुनाफे में कमाया वो सरकारी खाते में नहीं आया, तो फिर क्या हुआ? उसने अपने हित धारकों को, जिसने ऐसी नीति बनाई जिसमें कारोबारियों का मुनाफा बढ़ा दिया, वो अपने आकाओं के पास अपने मुनाफे में से पैसा पहुंचाएगा। पैसा पहुंचाया गया पंजाब चुनाव में। ऐसी जानकारी जांच एजेंसीज को लगने लगी कि साहब ये जो लाभ कारोबारी तक पहुंच रहा है, ये सीधा तरीका है कि चुनाव में पैसा डाइवर्ट किया जाएगा। और यही चीज जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गई शराब घोटाले के अंदर। हालांकि इस विषय पर निरंतर जांच चल रही है। अपनी तरफ से चूंकि कोई सफाई ये नहीं दे पाई है केजरीवाल सरकार, कोर्ट भी इनकी सुनवाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मामला ही इतना संदिग्ध है कि भाई ये कैसे, मतलब कोई भी सरकार अपना कोटा खाली क्यों करेगी? इतना बढ़िया लाभ कमा रहे थे, अचानक कारोबारी हितैषी कैसे हो गए? आप तो आम जन की चर्चा करते थे ना, गरीबों के हितों की बात करते थे, अमीरों को लाभ कैसे पहुंचाने लग गए? ये बड़ा सवाल बनने लगा। बड़ा सवाल बनने लगा तो निश्चित ही घोटाले की जांच निकल कर आई। ईडी और सीबीआई दिल्ली शराब नीति के अंदर अपने अपने लेवल पर जांच करना शुरू कर दी। सीबीआई की जांच में शराब नीति बनाने वाले समय पर अनियमितताओं पर जो ध्यान था वो केंद्रित किया गया और ईडी ने कहा कि ये जो पैसा है ना, कौन सा पैसा, ये जो 363 रुपए का मुनाफा है, ये घूम फिर के पहुंचा तो इन्हीं के लाभ के लिए है। तो जब पैसा गोल गोल घूमकर आप तक पहुंचता है, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। यानी कि पैसा जब आप तक पहुंचाने के इनडायरेक्ट तरीके अपनाए जाएं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा बन जाते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन लोगों की जांच होना शुरू हुआ।
जो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया आए दिन बैठ करके केंद्र को मोटिवेट किया करते थे कि अगर हम गलत हैं तो हमें गिरफ्तार करो, हमें जांच करो। जांच एजेंसीज ने इन्हें प्रॉपर तरीके से जांच करने के लिए बुला ही लिया और बुला करके इन्हें इनकी जो गलत काम थे उनके हिसाब से जेल में डाल भी दिया। अब मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखाऊंगा जो इस समय सोशल मीडिया पर गजब वायरल हैं और इस वायरलिटी के साथ में इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न खड़े करते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? हमसे लड़ो ना। अच्छा, हमारी जांच कराओ। ठीक है, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाएंगे, सारे कागज में लेके जाऊंगा। मोदी जी बड़ा अफसोस हुआ, आप तो इतने ताकतवर आदमी है। आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह शराब घोटाले को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका नाम भी शराब घोटाले में था। धोखा हो गया इस देश के साथ, बहुत बड़ा धोखा हो गया इस देश के साथ। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो ईडी, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है तो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन करो, 2 दिन में पता चल जाएगा उसके किसने भ्रष्टाचार किया है कि नहीं। ये केजरीवाल जी का बयान है। बंद कर दो सीबीआई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मंच में खड़े होकर के कांग्रेस, बेचारी कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी चोट ये हुई कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी दिल्ली में और केंद्र में, ये उनके खिलाफ खड़े होकर चुनाव करने लगे, चिल्लाने लगे कि सोनिया गांधी भ्रष्टाचार भ्रष्ट है, शीला दीक्षित भ्रष्ट है, जांच एजेंसीज को बुलाओ, इनके खिलाफ जांच करो, इनके खिलाफ जांच करो। सोनिया मैडम, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, ये सब लोग जांच एजेंसियों के द्वारा जांच करने के लिए बुलाए जाने पर जा चुके हैं। यानी कि जो ये कह रहे हैं कि इन्हें बुलाओ जांच करने के लिए, बुलाया जा चुका है, जांच की जा चुकी है। लेकिन जब इनको बुलाया जा रहा है तो ये खुद को क्लीन चिट दे चुके हैं कि मैं तो साफ हूं, क्योंकि मैं केजरीवाल हूं, मैं आम आदमी हूं, मैंने जो कहा था सही था। तो भाई आज हमारी टीम ने ना बहुत सारे इनके पुराने वादे वर्सेस नए वादों का संकलन किया है। आपको मनोरंजन लगे तो देखते चलिए। बट अरविंद जी, मतलब वो जैसे अन्ना जी कीचड़ फेंक रहे हैं, जम के कीचड़, रोज कीचड़ फेंक रहे हैं। स्टिंग आ गया जी, अरे स्टिंग आ गया तो सीबीआई से जांच करा के मनीष कह रहा है मेरे को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। मनीष कह रहा है मेरे को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार भी नहीं कर रहे। ऐसे देश नंबर 1 नहीं बनेगा। भ्रष्टाचार हुआ, जांच कराओ, पकड़ो, जेल में डालो। नौटंकी मत करो, सवेरे से लेकर शाम तक ड्रामाबाजी करते हो, नौटंकी करते हो, पूरे देश का ध्यान भटकाते हो। इससे देश पीछे जाता है, इससे देश आगे नहीं जाता। मतलब घोटाला है क्या? असल में इन्होंने क्या किया ना, बहुत ज्यादा राजनीतिक पार्टियों को रास्ते दिखा दिए। संभवतया इन रास्तों का इतना ज्यादा जिक्र पहले नहीं हुआ करता था। केजरीवाल जब से लोकपाल का डिमांड करके दिल्ली सरकार में बैठे, इन्होंने इतना ज्यादा डिमांड कर दिया, ईडी लाओ, सीबीआई लाओ, तो ईडी और सीबीआई के आत्मसम्मान पर सवाल खड़े हो गए कि यार हम हैं कि नहीं है। केजरीवाल खुद बार बार, एक आईआरएस ऑफिसर हैं जो छोड़ करके नौकरी राजनीति कर रहे हैं, और ये बार बार कहते हैं ईडी लाओ, सीबीआई लाओ। तो ईडी सीबीआई को लगा यार वाकई में यार हम लोग हैं तो सही, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो मोटिवेट हो गए और मनीष सिसोदिया को जेल ले गए, संजय सिंह को जेल ले गए। जो जो कह रहे थे उन सबको केजरीवाल में रिश्वत देके कोई नाजायज काम करवाता है। तो आज भ्रष्टाचार निरोधक कानून में ये लिखा है कि जांच एजेंसी को ये सबूत इकट्ठा करना पड़ता है, वो ये दिखा सके कि रिश्वत दी गई और रिश्वत दी गई। ये प्रूव करना, ये साबित करना बड़ा इनके हिसाब से असल में क्या है कि कोई व्यक्ति स्पष्ट भ्रष्टाचारी है कि नहीं है, इसका सर्टिफिकेट केजरीवाल जी देंगे। केजरीवाल जी ने पहले कहा कि जांच एजेंसी को ये सिद्ध करना पड़ता था कि करप्शन हुआ या नहीं। अब ये जब खुद के ऊपर बात आई तो ये पूरी तरह से पलट गए। इनका एक पुराना इंटरव्यू काफी इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें अर्नब गोस्वामी इनसे पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कभी चुनाव में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। Indirect manifestation of Arvind Kejriwal's own political ambitions, which are coming to the surface. Arnab, I made it very clear, and I'm again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life. I will never fight election in my life. And I will not hold any position in my life. No political ambitions. Members of your team. It does. But I can't take responsibility. वो भी बदल गए। खैर कोई बात नहीं। केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए, बड़ा सवाल अब ये आता है। तो ईडी के समन को नजरअंदाज करने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी को एक जवाबी खत लिखा। इस पत्र में केजरीवाल ने कहा कि समन का नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है।
सीएम केजरीवाल ने जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं होने के कारणों में राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस समारोह का भी हवाला दे दिया कि मैं इसलिए नहीं आया। इस बीच में इनका एक ट्वीट आता है कि मेरा एक एक सांस, खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है, जी जान से लड़ूंगा, आपका साथ चाहिए। अगर हमने भ्रष्टाचार किया है तो हम भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अब इनका एक नया पैंतरा चला है। नया पैंतरा क्या है? नया पैंतरा यह है कि हम लोग बीजेपी में शामिल नहीं हुए इसलिए हमको भ्रष्टाचारी कहा जा रहा है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर जेल में इसलिए हैं। अच्छा, सत्येंद्र जैन का तो नाम ही नहीं लेते हैं आजकल, ये बेचारे वो बहुत समय से जेल में हैं। बोले ये सब लोग इसलिए जेल में हैं क्योंकि ये बीजेपी में शामिल नहीं हुए, हो जाते तो इनका सर्टिफिकेट क्लीन हो जाता। अच्छा, बीजेपी भी इस मामले में बड़ा सवालिया निशानों के घेरे में रहती है। कैसे? कई ऐसे राजनेताओं को वो अपने साथ शामिल कर लेती है जिनके ऊपर वो पहले आरोप लगा रही होती है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में लंबे समय तक बीजेपी जिन पर आरोप लगा रही थी कि साहब इनके ऊपर आरोप है कि ये करप्शन किए थे, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं उनके ऊपर वो जांच करने से इनकार कर देती है या जांच ठंडे बस्ते में चले जाती है। अच्छा, राजनीतिक द्वेषता के साथ में जांच हो रही है, ये अपोजिशन का कहना गलत तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बीजेपी के द्वारा जिन जिन पर जांच की जा रही है वो अपोजिशन के लोग हैं। अभी तक बीजेपी ऐसा भी कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाई है कि वो अपने ही लोगों पर जांच कर रही हो कि देखो भाई तुम हमारे सीएम थे, तुम हमारे नेता थे, हमने तुम पर जांच की। वैसा भी हो नहीं पाया है। इसलिए इनका जो ये तर्क है, इससे इनके जो समर्थक हैं उन्हें भी बड़ी ऊर्जा मिलती है कि नहीं साहब, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि आप ऐसा कह के अपने आप को क्लीन चिट दे लोगे। या बीजेपी जो इसके लिए अभी जिम्मेदार है कि इनके ऊपर जांच की जा रही है, वो इन्हें पूरी तरह दोषी बताकर खुद को क्लीन चिट साबित कर ले। तो राजनीति में सारा खेल इस नैरेटिव का है कि कौन ज्यादा सही, बाकी गलत तो सभी हैं, ऐसा ही फिलहाल प्रतीत हो रहा है। भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। बात तो इनकी भी सही है, क्योंकि अल्टीमेटली इनके ही राजनेता, क्योंकि एक भी उदाहरण ऐसा तो अभी मार्केट में नहीं है कि केंद्र की पार्टी और जिन जिन राज्यों में बीजेपी या एनडीए शासन है वहां पर ईडी ने उन नेताओं पर काम किया हो। जो इनकी पार्टी तो इनका ये जो तर्क है ये कुतर्क है। असल में इसको तर्क नहीं कहा जा सकता। ये अपने इस तर्क के माध्यम से बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं, ये सच है, लेकिन खुद की सफाई पेश नहीं कर पा रहे हैं। इनका जो बयान है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या आपने खाना खाया था, आप कह रहे हैं कि उसने भी तो नहीं खाया। जवाब आपसे मांगा जा रहा है कि क्या आपने खाना खाया था, आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने भी तो नहीं खाया। अरे तो आप जवाब दीजिए ना कि आपने खाया क्या। नहीं तो बोले वो नहीं देना जवाब, बात को घुमाना है ये। तो ये इस तरीके से बात को घुमा दे रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर जवाब अभी भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है साहब, फिर आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ और वीडियो वायरल हुए जिनमें से इन्होंने पहले कभी कहा था कि साहब नेता के पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए। अब इनके बड़े बंगले भी तस्वीरों में हैं, सिक्योरिटी भी इनकी बंगले सुर्खियों में है। यानी कि इन्होंने अपने दौर में जितने भी बड़े बयान दिए थे वो सब इनके बदलते चले गए। तो लोगों का जो इन पर ट्रस्ट है वो एक राजनेता की तरह तो बन गया है कि केजरीवाल जी आप पूरे राजनेता बन चुके हैं। लेकिन जिस आम आदमी ने पहले एक अन्ना आंदोलन चलाया था, अब वो केजरीवाल नजर नहीं आता है, क्योंकि केजरीवाल ने जब कहा था कि मैं राजनीति में भाग नहीं लूंगा, वो सीएम बन चुका है, अपनी पार्टी से 2 और राज्यों के अंदर सरकार बना रहा है। इसी के साथ साथ इनके कई मामले जो भ्रष्टाचार के लिए ये निकल कर आए थे, आज इनके ही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कहने का मतलब है अब ये राजनेता हो चुके हैं, रियल टाइम राजनेता। इन्हीं के एक राजनेता का तो वीडियो मसाज कराते हुए जेल में वायरल हो गया था, क्योंकि जेल इन्हीं के डिपार्टमेंट में आती है। तो भाई साहब वो आराम कर रहे हैं। बाय द वे, ईडी कैसे जांच करती है, कैसे काम करती है, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसी चैनल पर देख भी सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि ईडी आफ्टर ऑल समन जारी करती क्यों है। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम करने के लिए एक एक्ट बना है जिसे पीएमएलए एक्ट कहा जाता है, जिसकी धारा 50 के तहत ईडी पूछताछ के लिए, समन का मतलब होता है बुलावा भेजना, धारा 50 के मुताबिक ईडी के डायरेक्टर को सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो किसी भी मामले की जांच करने के लिए किसी को पूछताछ के लिए बुला सकता है। किसी व्यक्ति का कोई दस्तावेज देखने या उसे पेश करने या हलफनामे पर सबूत लेने का अधिकार है।
इसके प्रावधानों में ईडी का डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास किसी व्यक्ति को समन जारी करके पूछताछ करने की शक्ति दी गई है। जिसके खिलाफ समन जारी किया जाता है उसे ईडी के सामने व्यक्तिगत या एजेंट के जरिए पेश होना होता है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि साहब ईडी जिसको समन भेजती है क्या उसे बताना होता है कि वह आरोपी है या गवाह? ईडी किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है जिसका जिक्र चार्जशीट में आता है। सवाल यह है कि अगर कोई नहीं गया तो क्या होगा? तो देखिए, आईपीसी की धारा 174 के तहत 1 महीने की जेल और 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कानून के हिसाब से 10,000 रुपए तक का भी जुर्माना हो सकता है। पीएमएलए की धारा 63 सेक्शन 2 और सबसेक्शन सी के तहत अगर कोई समन पर पेश नहीं होता तो ईडी के मांगे रिकॉर्ड पेश करने से इनकार करता है तो कम से कम 500 रुपए का जुर्माना देना होगा और हर बार इनकार करने पर 10,000 रुपए तक इसको बढ़ाया जा सकता है। धारा 63 के सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 के तहत सेक्शन सी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 50 के तहत जारी किसी भी आदेश को मानने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। पर कुल मिलाकर के इस कार्यवाही में 1 महीने तक की ही सजा का प्रावधान है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या केजरीवाल गिरफ्तार होंगे? तो भाई साहब बात ऐसी है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए धारा 174 का ही उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आज तक इस धारा का इतिहास में उपयोग हुआ नहीं है। इसलिए इस बात से इग्नोरेंस है कि क्या पता इसका उपयोग किया जाएगा या नहीं। दूसरा क्या है, एक कानूनी रास्ता भी है जिसके अंतर्गत यह माना जाता है कि इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है कि या तो आ जाओ नहीं तो फिर आपको पुलिस पकड़ कर लाएगी। लेकिन इसमें भी इतना आसान काम नहीं होगा कि इन्हें गैर जमानती कारणों को बुलाकर लाया जा सके। कहने का मतलब यह है कि इन्हें हर बार अपने कारण में जब ये बताते हैं कि मेरे पास ये कारण है ना आने का, तो इससे इनके कारण पुष्ट होते हैं। हाईकोर्ट भी इन्हें गैर जमानती वारंट जारी करने का नहीं कहेगा कि भाई उनके पास कारण है, सीएम है, उसके पास काम है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। धारा 50 का विकल्प भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक फैसले के बाद फिलहाल के लिए मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने अपनी अदालत में पिछले साल 19 अक्टूबर को कहा था कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी को किसी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार तो है, लेकिन गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ईडी के तमाम बुलावे के बावजूद सीएम अगर नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने इस कानून की ढंग से पढ़ाई कर ली है, क्योंकि आफ्टर ऑल भाई आईआईटीएन भी हैं और आईआरएस भी रह चुके हैं, तो जानकारी तो कानूनों की उनको भी है। तो फिलहाल के लिए यही है कहानी। इस विषय पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। आप इस विषय को कैसे देखते हैं आप जरूर बताइएगा, और ओवरऑल भारतीय राजनीति में आपका क्या रुझान है वो अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, इसके अतिरिक्त हमारा ट्विटर अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट है, आप वहां जाकर के भी अपनी राय रख सकते हैं। इतना लंबा समय तक आप मुझे सुन चुके हैं और अंत तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाल कलर का बटन है, दबा दीजिए। बगल में लाइक का ऑप्शन भी है, उसे भी क्लिक कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, एक जरूरी सूचना, यदि आप में से कोई भी साथी या आपका कोई भी नियर एंड डियर तैयारी कर रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए हमारे एक और चैनल अपनी पाठशाला पर निरंतर फ्री यूट्यूब पर क्लासेस ली जा रही हैं हमारी टीम के द्वारा। आप उनका भरपूर उपयोग कीजिए, अपनी प्रैक्टिस को और ऊंचाइयां दीजिए, सो दैट आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से पास हो सकें। और यदि आप अपने अंतिम समय में पढ़ना चाहते हैं, एग्जाम बिल्कुल सिर पर है फिर भी अपनी तैयारी को दिशा देना चाहते हैं, तो आप तैयार हो जाइए। अपनी पाठशाला पर एप्लीकेशन पर भी निरंतर क्लासेस चल रही हैं। मात्र 499 में हमारी टीम यहां पर क्लासेस लेकर के मात्र 40 दिन के अंदर जो एग्जाम होने वाला है उसकी बेहतरीन तैयारी करा रही है। आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, और यदि किसी को मेरे हैंड रिटन नोट्स अपने घर पर मंगाने हैं तो आपको 3000 से अधिक पेजेस में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के नोट्स हिंदी अथवा इंग्लिश जिस भी भाषा में मंगाना चाहें मात्र 1999 में आपके घर पर डिलीवर किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।